हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मेरा लेक्चर है ये लेक्चर आपका इल्यूमिनेशन यूनिट का ही है। तो आज हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में वर्किंग कंस्ट्रक्शन ऑफ योर मरकरी वेपर लैम्प। ठीक है, तो इसको पढ़ने के पहले एक कॉन्सेप्ट हमें ये जानना जरूरी होता है कि मरकरी वेपर लैम्प में मरकरी यूज़ करने का वजह क्या है और मरकरी की प्रॉपर्टी क्या है। मतलब एक्चुअली में व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मरकरी जो इसको जो है लैंप में यूज़ करने के लिए हमें बाध्य करता है या फिर हमें मोटिवेट करता है। तो मरकरी का ये प्रॉपर्टी होता है कि जब मरकरी डिस्चार्ज होता है, जब प्रेशर कम होता है और जब मरकरी डिस्चार्ज होता है, मतलब जब मरकरी वेपर फॉर्म में आता है ना, तो उसमें क्या होता है कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस निकलते हैं। उसमें क्या होता है, वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन निकलते हैं। लेकिन जब वही सेम मरकरी जब हाई प्रेशर में वही सेम मरकरी जब हाई प्रेशर में जब वेपराइज होगा तो उस टाइम जो रेडिएशन निकलता है वो रेडिएशन विजिबल स्पेक्ट्रम में आता है, मतलब वो हमें दिखता है और उसका जो कलर होता है वो होता है ब्लूइश कलर का, है ना। तो क्या हो गया, एक हो गया ये आपका कि लो प्रेशर में, है ना, जब आपका प्रेशर जो है वो लो है तो जो मरकरी का जो वेपराइजेशन है वो होता है यूवी, और जब आपका प्रेशर हाई होता है, हाई प्रेशर में आपका जो होता है वो होता है विजिबल स्पेक्ट्रम। ठीक है, वो होता है आपका विजिबल स्पेक्ट्रम। तो ये है आपका मरकरी का प्रॉपर्टी, है ना। दिस इज द व्हाट वी कैन से दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मर्क्यूरी डिस्चार्ज। और इसको ऐसे समझिए, डिस्चार्ज प्रॉपर्टी ऑफ मरकरी। ठीक है, तो ये है आपका। तो हम क्या करते हैं, ये वाला जो प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं इन आपका वेपर लैम्प। ठीक है, तो आपका जो सिलेबस में है वो है हाई प्रेशर HPMV, हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैम्प, और दूसरा है आपका लो प्रेशर मरकरी वेपर लैम्प। तो आज हम जो इस लेक्चर में कवर करेंगे वो हम करने जा रहे हैं हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैम्प। ये है आपका जनरल कंस्ट्रक्शनल फीचर जो आपके सामने है। ये आप AC सप्लाई देते हो, ये आपका चोक कॉइल है, और ये जो कैपेसिटर है ये कैपेसिटर को हम बोलते हैं पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट कैपेसिटर, है ना। क्योंकि आपका जो ब्लास्ट चोक होता है वो इंडक्टिव इन नेचर होता है, तो पावर फैक्टर को वो घटा देता है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट कैपेसिटर यूज़ करते हैं। ये आपका स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड है, ये आपका बना होता है टंगस्टन का, और इसका रेजिस्टेंस जो होता है हाई होता है, रेजिस्टेंस इज हाई। और उसका वजह क्या है, क्योंकि हाई रेजिस्टेंस होगा, है ना, तो वो गर्म होकर के ग्लो करेगा। तो यही वजह है कि हम रेजिस्टेंस को हाई रखते हैं, क्योंकि हाई अगर आपका R अगर ज़्यादा है, R इज़ मोर, और इफ R इज़ हाई, है ना, इफ R इज़ हाई देन I स्क्वायर R जो है ये हाई होगा, और इसी वजह से क्या होगा आपका, अब यही लॉसेस तो हमें लाइट के फॉर्म में दिख रहा है ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ये रेजिस्टेंस को हम हाई रखते हैं। ये है आपका मेन इलेक्ट्रोड। दो इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोड 1, इलेक्ट्रोड 2। कहीं कहीं इसको मेन इलेक्ट्रोड और ऑक्सिलरी एक को मेन बोलते हैं, दूसरे को ऑक्सिलरी भी बोलते हैं। तो एग्ज़ाम में अगर आएगा तो यहाँ पे आप ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड भी लिख सकते हैं, वो आगे अभी आएगा। ये इनर ट्यूब है, इसी इनर ट्यूब में आपका जो होता है वो आपका नियॉन गैस होता है, और यहाँ पर आपका जो मर्क्यूरी होता है वो भी यहाँ प्रेजेंट होता है। तो दो चीज़ें होती हैं इस इनर ट्यूब में। और जो आउटर ट्यूब है, ये आउटर ट्यूब हम लगाते हैं ताकि जो बाहर का सराउंडिंग का इफेक्ट है वो ना पड़े आपके मरकरी के बिहेवियर पे, है ना। और टेम्परेचर भी इसका जो होता है हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैम्प का, तो उसको भी थोड़ा सा प्रोटेक्ट करता है।
तो ये है आपका जनरल कंस्ट्रक्शन, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जनरल था जो मैंने आपको बताया। उसके बाद जो है आपका देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या है, चोक, पहला चोक है, चोक इज एक्टिंग एज ए ब्लास्ट। देखिए पता है ये क्वेश्चन जो है इंटरव्यू में बड़ा पूछा जाता है, कहीं भी कोई भी पूछ सकता है आपका कि बेटा चोक क्यों यूज़ करते हो, व्हाट इज द यूज़ ऑफ चोक। तो इसको एकदम याद कर लीजिएगा, कॉन्सेप्ट बना लीजिएगा कि क्या होता है कि जब एट अ टाइम ऑफ सप्लाई वोल्टेज वेरिएशन, जब सप्लाई वोल्टेज में वेरिएशन होगा तो इनर ट्यूब में करंट फ्लो भी वेरी करेगा। तो हमें क्या चाहिए, उस चीज़ करंट को मेंटेन करके रखना चाहिए। तो जो चोक होता है आपका वो इंडक्टिव इन नेचर होता है। अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा बिहेवियर ऑफ एन इंडक्टर कॉइल, तो इंडक्टर कॉइल क्या होता है, इंडक्टर कॉइल इट ऑलवेज, अगर नहीं पढ़ा है तो ध्यान रखिए, इट ऑलवेज opposes द चेंज इन करंट, है ना। जब भी इसमें करंट चेंज होगा तो उसको अपोज करेगा। अपोज कैसे करेगा, जब मान लीजिए कि इसमें करंट, मान लीजिए ये इंडक्टर कॉइल है, इसमें करंट पहले फ्लो आई हो रहा था, बाद में किसी वजह से करंट फ्लो कम हो गया, करंट फ्लो कम हो गया, तो मान लीजिए कि ये I1 बन गया। तो इफ I इज मोर देन I1 एंड I1 इज द नेक्स्ट करंट, मतलब I1 इज द न्यू करंट वैल्यू, तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो आपका इंडक्टर है ना, वो जो आपका इंडक्टर है वो डिस्चार्ज होगा। और वो डिस्चार्ज जब होता है तो उसी, जब डिस्चार्ज होता है तो करंट के फॉर्म में डिस्चार्ज होता है। इसीलिए क्या होता है कि जितना प्रोपोर्शन में करंट घटा उतना प्रोपोर्शन में इंडक्टर जो है करंट कंट्रीब्यूट कर देता है। तो अप्रॉक्सीमेटली जो है वो क्या करता है कि जब तक वो पूरा डिस्चार्ज नहीं हो जाता है तब तक वो करंट को बैलेंस करके रखता है सर्किट में। तो ये वजह है चोक कॉइल यूज करने का, जो ब्लास्ट होता है और उसमें इंडक्टर हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कभी भी कोई आपसे पूछ सकता है कि चोक का क्या यूज होता है ट्यूबलाइट में या फिर हाई प्रेशर मल्टी, तो ये चीज़ जो है आप ये और ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है अगर आपने इंडक्टर का प्रॉपर्टी अगर आप जानते हैं तो ये आपको समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, फिर भी मैंने इसमें आपको ब्रीफ बता दिया है, ये एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला पॉइंट ये मैंने आपके समझने के लिए बताया है, ध्यान दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपके मन में क्वेश्चन होगा कि कैसे, है ना। जैसे मैंने ये बोल दिया कि एट द टाइम ऑफ सप्लाई वोल्टेज वेरी, जब वोल्टेज वेरी करेगा तो करंट वेरी करेगा, है ना, और उस करंट को ये कांस्टेंट रख रहा है, लेकिन कैसे, तो कैसे का एक्सप्लेनेशन ये है आपका, है ना, कैसे का आपका जो एक्सप्लेनेशन वो ये है। ठीक है, उसके बाद है आपका स्टार्टिंग रेजिस्टेंस और लिमिटिंग रेजिस्टेंस। तो स्टार्टिंग रेजिस्टेंस क्या करता है, देखिए मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस का वैल्यू हाई होता है ना, तो क्या होता है I2R लॉसेज होता है, तो I2R लॉसेज जो है वो हीट में कन्वर्ट होगा। और जब आप टेम्परेचर जो है 600, यहाँ पे 600 डिग्री सेल्सियस कर लीजिएगा, जब आपका टेम्परेचर 600 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाएगा तो जो अभी मैंने आपको बताया था कि अंदर में नियॉन गैस होता है, तो नियॉन इज अ इनर्ट गैस, तो ये क्या होता है आपका इनर्ट गैस का आयोनाइजेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये है आपका स्टार्टिंग रेजिस्टेंस का काम। उसके बाद अच्छा, इसमें से एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं आपसे कि वाई द स्टार्टिंग रेजिस्टेंस और लिमिटिंग रेजिस्टेंस हैज़ हाई वैल्यू, तो उसका आंसर ये होगा। देखिए 2-2 नंबर का सवाल ऐसे ही बनते हैं, कोई वाई द चोक इज यूज्ड, वाई द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ लिमिटिंग रेजिस्टेंस इज हाई, वाई द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ स्टार्टिंग रेजिस्टेंस इज हाई। तो बस ये कॉन्सेप्ट अगर आपको याद रहेगा तो आराम से समझ में आएगा। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड, मेन इलेक्ट्रोड, जो डायग्राम में था वहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड था, दोनों को मेन लिखा हुआ था, आप उसको चेंज करके ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, द आयोनाइजेशन टेक्स प्लेस थ्रू द आपका इनर्ट गैस। ठीक है, व्हेनेवर करंट फ्लोज फ्रॉम ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड टू मेन इलेक्ट्रोड, तो आपका जब भी आपका 2 इलेक्ट्रोड है, जैसे एक इलेक्ट्रोड ये है और ये इलेक्ट्रोड ये है, तो जब इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इतना हो जाएगा कि ये इसके हीटिंग की वजह से, है ना, क्या होता है, इनके हीटिंग और पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ने की वजह से यहाँ जो पार्टिकल्स हैं आपके गैस के पार्टिकल्स हैं यहाँ पे, ये नियॉन वाले क्या हो जाएंगे आपके, वो
आयोनाइजेशन शुरू हो जाएगा। तो दिस इज द आयोनाइजेशन ऑफ नियॉन गैस। आयोनाइजेशन ऑफ नियॉन गैस स्टार्ट्स। इनर ट्यूब का क्या है, अब आर्गन, नाइट्रोजन, ईटीसी जो है मरकरी पाउडर के साथ है उसमें फील करते हैं, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 5 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो नॉर्मल हुआ 76 mm ऑफ Hg, उसका 5 या 7 गुना है ना। तो जो है 760 mm ऑफ Hg, ये एक बार चेक कर लीजिए, ये आपका होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हम इसमें नापते हैं, ठीक है। तो इसका 5 से 7 गुना होता है। फिर एक होता है आपका आउटर ट्यूब। तो आउटर ट्यूब का जैसे मैंने आपको बताया था कि वो क्या करता है, वैक्यूम प्रोवाइड करता है इनर ट्यूब को टू अवॉइड थर्मल डिसिपेशन। जो थर्मल आपका डिसिपेट होगा ना बाहर इनर ट्यूब से, उसको मेंटेन करके रखता है ताकि हीट बाहर ना जाए, है ना। और पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट तो आपको पता ही है कि इसका फंक्शन ये है कि जो भी आपका ब्लास्ट में जो इंडक्टिव प्रॉपर्टी है उसकी वजह से जो पावर फैक्टर कम हो रहा है, घट रहा है, उसको वो मेंटेन करेगा। क्योंकि इंडक्टर जो है वो लैगिंग पावर फैक्टर लाता है और कैपेसिटर लीडिंग पावर फैक्टर लाता है ना। तो ये वही चीज़ है कि एक ब्लॉक यहाँ पर है और एक को आप इधर से खींच रहे हो और लगभग उतना ही बराबर इधर से खींच रहे हो, तो ये आपका इसी पोजीशन में रहेगा, ठीक है। तो उसी तरीके से मान लीजिए कि ये आपका पावर फैक्टर का वैल्यू है, और जो आपका इंडक्टर है वो उसको पीछे की तरफ खींचेगा, मतलब कम करना चाहेगा, और जो कैपेसिटर है वो उसको बढ़ाना चाहेगा। तो इसको हम बोलते हैं लैग, इसको हम बोलते हैं लीड, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको यूज करते हैं। उसके बाद है वर्किंग। वर्किंग बहुत सिंपल है इसका। अब क्या है कि आपने 230 वोल्ट सिंगल फेज एसी अप्लाई कर दिया, एमवीएल मतलब मरकरी वेपर लैम्प, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि करंट जो है आपका ये फ्लो होता है आपका ऐसे चोक कॉइल से ऐसे होता हुआ यहाँ तक आता है, और उसके बाद यही करंट आपका रेजिस्टेंस में भी जाता है ऐसे करके, और उसी टाइम में आपका ये जो सेम जो है आपका यही पोटेंशियल डिफरेंस आपका यहाँ भी अप्लाई होता है। तो ये है आपका एट द सेम टाइम, जैसे ही आपने यहाँ पे सप्लाई एसी सप्लाई दिया, ये इस तरीके का फेनोमेना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो रेजिस्टेंस है आपका हाई रेजिस्टेंस, ये जो है आपका टंगस्टन का बना हुआ होता है। तो इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो 5 से 10 किलो ओम होता है, ठीक है। 5 से 10 किलो ओम होता है, हाई रेजिस्टेंस वैल्यू होता है। तो इसमें क्या होता है आपका I²R लॉसेस शुरू हो जाता है। ये जो टंगस्टन है इसमें आपका I²R लॉसेस शुरू, मतलब ये हीट होना शुरू हो जाता है, और इसके हीट होने की वजह से अब आगे का फेनोमेना जो है, सो वॉट एवर द करंट फ्लोज थ्रू द टंगस्टन फिलामेंट एज पर द थर्मल एमिशन द लाइट इज एमिटेड थ्रू द फिलामेंट। अब जैसा आपका टंगस्टन का कंपोजिशन रहा, तो उस हिसाब से जो है आपका जो है ये लाइट एमिट करना जो है वो शुरू हो जाता है, ठीक है। अब है आपका वर्किंग ऑफ हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैम्प। अब ये वर्क कैसे करता है, तो उसमें अभी तक जो हमने आपको बताया ये था कि एक तो आपने वोल्टेज अप्लाई किया, तो एट द सेम टाइम आपका चोक के थ्रू करंट होते हुए मेन इलेक्ट्रोड में जा रहा है, और दूसरा जो आपका न्यूट्रल वाला जो है वो रेजिस्टेंस में भी कनेक्टेड है, और इधर आपका ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड में भी कनेक्टेड है, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, एट द सेम टाइम द रेटेड वोल्टेज इज अप्लाइड। जो मैंने आपको बताया था कि एट द सेम टाइम रेटेड वोल्टेज इज ऑल्सो अप्लाइड अक्रॉस दिस वन, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि 3 जगह पे आपका एक साथ काम हो रहा है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ठीक है। तीनों चीज जो है वो एक साथ काम हो रहा है आपका। तो नंबर 1 एंड नंबर 2, अच्छा इसमें नंबर 1 नंबर 2 इसको दिया है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, चलता है, इसको नंबर 1 नंबर 2 समझ लीजिए, इसको नंबर 3 समझ लीजिए, मैं यहाँ करेक्ट कर देता हूँ, कोई बात नहीं। इसको 3 कर लीजिए आप, है ना, इसको आप 2 कर लीजिए। तो नंबर 1 नंबर 2 एंड नंबर 3 हो गया आपका, ठीक है। अब क्या, ड्यू टू दिस वोल्टेज देयर विल बी कोलिजन ऑफ नियॉन गैस। अब क्या है कि आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया है, यहाँ जो नियॉन गैस प्रेजेंट है, अब क्या उसको एनर्जी प्रोवाइड हो गया। तो एनर्जी प्रोवाइड हो गया तो नियॉन गैस जो है वो भागना शुरू कर दिया इधर उधर, है ना, ऐसे ऐसे रैंडम जो है वो भागना शुरू हो जाता है। तो इसी भागा दौड़ी के चक्कर में क्या होता है, वी हैव अ कोलिजन ऑफ नियॉन गैसेस, है ना, वी हैव कोलिजन ऑफ नियॉन गैस पार्टिकल। और वो क्यों हो रहा है,
क्योंकि आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया है और जो एनर्जी है वो नियॉन गैस को मिलना शुरू हो गया है। अब क्या होगा, जब कोलिजन होगा तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तो उस वजह से क्या होता है कि आपका एक स्ट्रीमलाइंड जो है आपका वो बन जाता है। इस तरीके से आपका एक इलेक्ट्रॉन का स्ट्रीमलाइन बन जाता है। उसका वजह हम बता रहे हैं आपको। क्या होता है कि पोलरिटी जो होती है इसी की वो चेंज करते रहती है। तो जब ये पॉजिटिव हुआ आपका और जब नेगेटिव हुआ तो इलेक्ट्रॉन आपका जो है वो इधर भागना चाहेगा, और सेकेंड हाफ में जब ये नेगेटिव हुआ ये पॉजिटिव हुआ तो इलेक्ट्रॉन जो है आपका इधर भागना चाहेगा। तो यही जो रैंडम मूवमेंट होता है ना, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो किसी भी एटम के क्रॉस में तो उसका पोलराइजेशन शुरू होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करना चाहता है आपका पॉजिटिव की तरफ, और एटम का जो अंदर का मॉलिक्यूल है, एटम का जो अंदर का जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन है वो तो न्यूट्रॉन में तो कोई चार्ज नहीं होता, जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव का झुकना शुरू होता है। तो इस तरीके से आपका मूवमेंट शुरू होता है गैसेस पार्टिकल्स का अंदर में, ठीक है। तो ये है करंट विल स्टार्ट टू फ्लो थ्रू द डिस्चार्ज ट्यूब, ऐसे करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है रैंडम, है ना। मतलब 50 हर्ट्ज है आपका, तो एक साइकिल में 2 बार आपका चेंज होगा, है ना। तो फर्स्ट हाफ में इलेक्ट्रॉन इधर भागा, सेकंड हाफ में इधर भागा, तो यही ऐसे भागा दौड़ी के चक्कर में क्या होता है आपका कोलिजन जो है वो बढ़ जाता है। अब क्या होता है, जब आप 600 डिग्री सेल्सियस अप्लाई करते हो तो उसमें क्या होता है, जब आपका टेम्परेचर जब बढ़ना शुरू हो गया अंदर में, क्योंकि कोलिजन होना शुरू हुआ तो क्या हुआ, कोलिजन होगा कुछ एनर्जी बाहर निकलेगा। कोलिजन का मतलब यही होता है कि एक का एनर्जी दूसरे में एनर्जी में ट्रांसफर होगा, बाकी बाहर निकलेगा। तो अगर टेम्परेचर इतना बढ़ गया आपका, उसमें क्या होता है, जो मरकरी पाउडर है वो वेपर बनना शुरू हो जाता है उस टेम्परेचर की वजह से। और ये जो कॉन्टिन्यूस कोलिजन है वो चलता रहता है, क्योंकि आपने एसी सप्लाई यहाँ पे दे रखा है, तो आपका कभी इलेक्ट्रॉन भाग के इधर से इधर आएगा और कभी भाग के इधर से इधर जाएगा। तो इसी में क्या होता है, आपका कोलिजन होते रहता है, और इस कोलिजन की वजह से क्या होता है, आपका जो मरकरी है वो आपका वेपराइज होता रहता है, और इसलिए हमको जो है वो लाइट जो है वो मिलना शुरू हो जाता है। तो ये था आपका वर्किंग ऑफ आपका हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैम्प। इसके एडवांटेजेस क्या है कि एफिशिएंसी हाई होती है, परफॉर्मेंस अच्छा होता है, लाइट क्वालिटी भी अच्छी होती है, और इग्निशन इज इफेक्टिव, है ना। तो और इसका जो है एप्लीकेशन कहाँ है, फ्लड लाइटिंग में है, इंडस्ट्रियल लाइटिंग में है, पब्लिक लाइटिंग, मतलब जहाँ पे आपको हाई मास्ट पे लगाना है। जैसे कभी ग्राउंड में आप देखना कहीं चौक वॉक पे रहता है, तो रोड के किनारे पे जो चौक होता है उसके ऊपर देखना, इस हाई मास्ट लाइट लगाते हैं, तो वही है फ्लड लाइटिंग, इंडस्ट्रियल लाइटिंग और पब्लिक लाइटिंग, ठीक है। तो ये था आपका आज का लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस किया आपको वर्किंग ऑफ हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैम्प। तो इसमें मैंने आपको हर चीज़ को बहुत बारीकी चीज़ों को बताया है, तो आप इन सब चीज़ों को समझ लीजिए, और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछिए। और अगर एग्ज़ाम में आता है तो जितना ये है, अगर आप इतना लिख करके डायग्राम बना देते हैं तो इट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर द आंसर। ये आंसर 10 नंबर के लायक हो जाएगा आपका, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and please ask the question if you have the doubt, and please take care of yourself.